नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने का। सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से करेंगे, जहां मुनीर विरोधी आंदोलन बहुत तेज हो गया है। दरअसल पाकिस्तान में शहबाज सरकार और पाकिस्तानी आर्मी का विरोध अब सड़कों पर हो रहा है। पाकिस्तान में बिजली बिल के खिलाफ सड़क पर जनता उतर आई है। पाकिस्तान में 30,000 रुपए से ज्यादा बिजली के बिल आम जनता के आ रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की यूनिट महंगी हो गई है। विरोध करने पर गिरफ्तारी हो रही है। आलम यह है। मुनीर फील्ड मार्शल बना, पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लगा। 30,964 रुपया बिल। 3 बच्चे हैं, मकान किराए का है, 30,000 का मैं मुलाजिम हूँ। 3 बच्चे हैं, घर किराए का है। मैं बिल जमा कराऊं, मैं उनको रोटी खिलाऊं या वो कुछ करूं। मुनीर के कंधे पर सितारा बढ़ गया। पाकिस्तान में अंधेरा कायम हो गया। यार उनको जान से मार दो ना, एक ही दफा मार दो, बार बार क्यों मार रहे हो? एसी के कमरों में बैठे हुए हो, वो बाहर निकलो। गरीबों का बेड़ा गर्क मत करो। ओ इनको तो किसी की बददुआओं से भी डर नहीं लगता, कंजर के बच्चों को। मुनीर विदेश घूमेगा, पाकिस्तान बिल भरेगा। बिल हमसे दिए नहीं जाते, तो इसमें क्या लॉजिक है कि हम ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो बिल कैसे कम होगा? क्या यू मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट? पाकिस्तान में मुनीर मरियम का खेल, विरोध करने पर 100% जेल। मरियम नवाज तो कह रही हैं कि रावलपिंडी में लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं। मरियम नवाज को अब क्या कह सकते हैं? कोई बात करेंगे उठाए जाएंगे, फायदा कोई नहीं है। आसिम मुनीर लग्जरी घर में रहते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति आवास रोशनी से जगमगाता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के घरों में अंधेरा है और जो थोड़ी बहुत बिजली मिल भी रही है उसका बिल इतना ज्यादा है कि लोगों को अपनी कमाई से ज्यादा बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। आम लोग बिजली के बिल की मार से बेहाल हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने की ना तो इनके पास ताकत है और ना ही इजाजत। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो जेल जाना पक्का है। पूरी आवाम को 24 घंटे क्या 12 घंटे भी बिजली दे सके, लेकिन उसके फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप को बिटकॉइन माइनिंग का वादा करके आए हैं। यानी एक आम नागरिक अपने घर का पंखा कूलर नहीं चला पा रहा है और पाकिस्तान बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली खर्च करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर कराची जैसे बड़े शहरों तक लोग लंबे समय तक लोड शेडिंग झेल रहे हैं। पाकिस्तान के हर शहर में ऐसे ही हालात हैं। पाकिस्तान में बिजली का बिल तो हजारों, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, सुई गैस के बिजली के इतने आ रहे हैं। एक फैमिली है, 2 मरले का मकान है और 2200 रुपया पानी का बिल है। पाकिस्तान की आवाम रो रही है और यहाँ के हुक्मरान मौज कर रहे हैं। जनता को धोखा देने के लिए बिजली के बिल की कीमतों में कटौती की गई, लेकिन 200 रुपए से 1 यूनिट अधिक होने पर बिल 4 गुना तक महंगा हो जाता है। अब लोगों की पूरी कमाई बिजली का बिल भरने में ही खत्म हो जा रही है। मेरा बिल इस टाइम 1 से ऊपर आया। 1 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर जी। सर जी ने कहा, उन्होंने कहा था ना 7 रुपए यूनिट सस्ता किया। उस टाइम मेरा था 12,000 का एक बिल और एक था तकरीबन 8-10,000 का। मरियम नवाज कह रही है पिंडी वाले खुश हैं, पिंडी में ही रहते हैं ना जी, खुश हैं। अब आपको क्या बताएं कितना खुश हैं? अच्छा, जब बिलों में सब कुछ चला जाएगा पीछे क्या बचेगा? जो पूंजी जमा था ना इन 10-15 सालों में, वो सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। कंकले हो गए, मंगर जोके हो गए। ऐसे करके सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं होते। इससे बड़ा क्या होगा? 2 ऑपरेशन हुए, सांस की तकलीफ है, दवाइयाँ पैसे लोगों से मांगता हूँ। आपकी आंखें नम हो गई हैं चाचा। यार क्या करें, ये जो भी आता है ना, इनकी जदातें बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनको क्या चाहिए? ये तो कहते हैं कोई कब्जा करे तो हम भागें। रोला ये है, इनको एहसास नहीं है। हर मुल्क में हर जौन सा होता है, माई बाप होता है सदर, वो अपनी राय का ख्याल करता है। ये उसके जैसे बकरे नहीं होते, हाँ। पहले उनकी ऊन उतार के बेचते हैं, उसके बाद उसकी खल बेचते हैं, उसके बाद उसका गोश्त बेचते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं ना वो भी बेच देते हैं।
आसिम मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ पीओके में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। बिजली के बिल और बिजली कटौती के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। अब ऐसे ही हालात पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी बन रहे हैं। अब तक आर्मी से डरी जनता खुलकर सरकार और सेना से सवाल पूछ रही है और अपनी बदहाली का जवाब मांग रही है। सारे चोर आए हुए हैं, सारे चोर हैं, एक भी सही नहीं है। किसके पास जावे? ये 2 दुकानों का बिल है 33,000 रुपए, 2 दुकानों का। आओ विजिट करो। 2 दुकानों का? 2 दुकानों का। ये एक घर का बिल, एक घर का। आपके घर के अंदर क्या चलता है? क्या चलता है आपके घर? 2 पंखे और 1 फ्रिज। 2 पंखे और 1 फ्रिज के अलावा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। 20,000 कुछ भी नहीं। थोड़ा सा। और अगर इंडिया की हम बात करें, पाकिस्तान का ज़्यादा कंपैरिजन इंडिया के साथ होता है। इंडिया के अंदर बिजली फ्री दी जा रही है, यहाँ पे जो जुल्म है कराची के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान और केसी वाले गरदार है, चोर है। केसी वाले मिलके हुकूमत के साथ अपने घर भर रहे हैं, जो अंदर बैठ के ऐसे कर रहे हैं। 30,000 पे एक बंदे की सैलरी है, उसकी 15,000 पे बिल आ जाती है। आधी वो सिर्फ बिजली की बिल भर रहे हैं। तो इसका पूरी दे रहा करीब। उसकी ना बीमारी खत्म हो रही है, ना वो बच्चे पेट भर के रोटी खा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम पहले सरकारी पैतराबाजी से बेहाल थी। रही सही कसर बिजली विभाग के कर्मचारी पूरा कर दे रहे हैं। जिसके घर में 1 पंखा और 1 बल्ब जलता है, उसका भी बिल 40,000 के पार पहुंच रहा है। कि यहाँ देखिए, इस बिल में पेमेंट नोट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। क्या समझे? पिछले साल का बिल है, ये मेरे किराएदार का था, जिसके पास 1 पंखा और 1 बल्ब चलता है। उसके बाद इन्होंने मुझे, ये देखिए मैं सारा सबूत लेके घूम रहा हूँ, ये इन्होंने मुझे 45,000 का बिल बना के दिया, जबकि मैंने इनसे कहा कि देखो उसके यहाँ खाने को नहीं होता है और आप ये बिल ऐसे बना रहे हो। मैं उसको किस मुंह से कहूँगा कि ये बिल भरिए? 45,000 रुपए बिल बना के दिया। उसकी सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी है उसकी? सैलरी भाई 18,000 रुपए। वो एक लूमो की जगह पे काम करता है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। 18,000 रुपए उसकी सैलरी है और 45,000 रुपए बिल है। आप खुद सोचे वो खाएगा या क्या करेगा? पाकिस्तान में बिजली के बिलों को लेकर सरकार ने जो धोखा दिया है, उसके खिलाफ पाकिस्तान की कुछ संस्थाएं कोर्ट पहुंच चुकी हैं। चुनाव के दौरान जनता से 2 वादे किए गए थे। सरकार ने पहले तो उन्हें पूरा नहीं किया, बाद में IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए जनता के ऊपर टैक्स का भार डाल दिया। उन्होंने एक टैरिफ तय किया हुआ है कि 200 तक उनका रेट 10 रुपये पर हेड है। जब जो ही 200 के एक ऊपर यूनिट आता है तो वो तमाम जो रेट्स हैं वो 10 रुपये के बजाय 40 रुपये ऐड कर देते हैं, जिससे जो बिल हैं वो 2500 होने की बजाय 10,000, 8,000, 5,000, 6,000 बहुत डबल ट्रिपल हो जाता है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है। गरीब लोगों को तो वादा किया था गवर्नमेंट ने हम 300 यूनिट तक फ्री देंगे। अब गरीब लोगों को तो ये स्लैब में रख के उनकी चमड़ी उतार रहे हैं। और जो उनके मिनिस्टर्स हैं और जो उनके स्पीकर्स हैं, इनको इन्होंने मराद दिए हैं 13-13 लाख रुपए इनकी सैलरी इंक्रीज और 2-2 हज़ार इनको यूनिट्स फ्री ऑफ कास्ट दिए हैं। अगर ये स्लैब लगाना है तो उन पे लगाएं जो लाखों रुपए ले रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ें अवेल कर रहे हैं। और जो लोग गरीब अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, उनसे आप इस तरह से एक्टिविटी, ऐसी गलत पॉलिसियाँ बना के लोगों के बाल नोच रहे हैं, ये जुल्म है। आसिम मुनीर का नया पाकिस्तान अंधेरे में डूबा है। पाकिस्तान का बिजली सेक्टर 2.4 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। इसमें 1.86 अरब रुपए तो ब्याज के शामिल हैं। ऐसे में सरकार आम आदमी से इस घाटे को वसूल कर रही है। जिस पाकिस्तान की आधी आबादी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल है, उनसे सरकार हर महीने हजारों रुपए बिजली के बिल के तौर पर वसूल कर रही है। यूपी के शामली में स्थानीय लोगों ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो अपनी पहचान धर्म छिपाकर हिंदू मोहल्ले में भगवा पहनकर भीख मांग रहा था। शामली में पहचान छिपाकर भीख मांगने का खुलासा हुआ है। मुस्लिम शहजाद हिंदू बनकर भीख मांगता था। भगवा पहनकर भीख मांगने वाले शहजाद को स्थानीय लोगों ने पकड़ा है। बता अपना, आप पिता का नाम? हिंदू हो या मुसलमान? पादाजी हो। शरीर पर भगवा कपड़ा, हाथ में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, काम भिक्षा मांगना और नाम है शहजाद।
शामली में ऐसा गैंग एक्टिव है जो भगवा चोला पहनकर हिंदू मोहल्लों में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर भीख मांगने का धंधा चला रहा है। शामली के झिझाना थाना क्षेत्र में कई ऐसे लोगों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने धर दबोचा जो है मुस्लिम लेकिन भगवा पहनकर भीख मांग रहे हैं। बता आप ना, आप पिता का नाम हिंदू हो या मुसलमान? दादाजी हो। ये जो अपना नाम सोनू, पिता का नाम रोहित और जाति उपाध्याय बता रहा है, जब इसे कॉलोनी वालों ने पकड़ा, इसकी जांच की गई तो ये थाना भवन का रहने वाला शहजाद निकला। इसके राशन कार्ड पर असली नाम शहजाद लिखा हुआ था, जो अपनी पहचान छिपाकर हिंदू बनकर हिंदू मोहल्ले में भीख मांग रहा था। अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। धर्म और नाम छिपाकर भगवा को बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो जो भगवा पहन के और ऐसे काम करते हैं ये बहुत गलत है। भगवा पहनने और अपना नाम छिपावे और अपना धर्म छिपावे, ऐसा हमें सहन नहीं है और ये हमें हमारे धर्म के प्रति कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। इससे हिंदू मुस्लिम होगी और हिंदू मुस्लिम होगा फिर क्या होगा। पुलिस प्रशासन ने इसके बारे में सोचना चाहिए और इनकी आईडी कार्ड या कुछ ऐसा बनवा के जब इनसे जो भीख मांग लो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना धर्म और नाम क्यों छिपा रहे? ऐसा करना गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और हिंदू मुस्लिम होगी या दंगे होंगे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाले झांगुर बाबा ने बाकायदा रेट फिक्स कर रखा था। धर्मांतरण कराने पर बाकायदा 10 से 15 लाख रुपए दिए जाते थे। बाबा के पास इतने पैसे कहां से आते थे, इसका पता जांच एजेंसियों ने लगा लिया है। झांगुर बाबा के 40 अकाउंट का खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। 200 करोड़ रुपए की फंडिंग का ट्रेल मिला है। विदेशों में 40 अकाउंट में होती थी फंडिंग। धर्मांतरण के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। जिस कोठी में झांगुर बाबा धर्मांतरण का धंधा चला रहा था, वहां पहले बाबा का बुलडोजर पहुंचा और अब एटीएस की टीम आ गई। एटीएस की टीम कई घंटों तक झांगुर बाबा के घर पर रही। झांगुर बाबा के घर में मौजूद एक एक कमरे की तलाशी ली गई। झांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग के एक एक सबूतों को एटीएस की टीम ने इकट्ठा किया। एटीएस की टीम बलरामपुर में झांगुर बाबा के घर पर पूरी तैयारी के साथ गई थी। हाईटेक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ गई। झांगुर बाबा विदेश से चंदा लेता था और देश में धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। झांगुर बाबा के 40 बैंक खाते मिले, जिसके जरिए 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई। झांगुर बाबा के एक घर पर बुलडोजर चल चुका है, बाकी घरों पर कभी भी बुलडोजर दौड़ सकता है। धर्मांतरण के पैसे से बनाया गया हर एक आलीशान बंगले पर बुलडोजर दौड़ने वाला है। बलरामपुर में 40 कमरों का आलीशान घर डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। घर के पास मौजूद 5 बीघा मजार की जमीन पर नजर थी। मुंबई पुणे में भी जमीन बंगला था। झांगुर बाबा के पास आखिर इतने पैसे आए कहां से कि महज 15 साल में वो करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। यूपी पुलिस अब उस रूट तक पहुंच गई है। झांगुर बाबा का कनेक्शन 40 से ज्यादा देशों से मिला। धर्मांतरण के नाम पर विदेश से फंड आते थे। धर्मांतरण कराने वालों को कमीशन दिया जाता था। जांच एजेंसियों को 200 करोड़ का ट्रेल मिला। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। नवीन रोहरा से जमालुद्दीन बने झांगुर बाबा के 6 अकाउंट मिले। नीतू नवीन रोहरा से नसरीन बनी झांगुर बाबा के सबसे भरोसेमंद एजेंट के 8 बैंक अकाउंट मिले हैं, जबकि नवीन घनश्याम रोहरा के नाम से 6 अकाउंट मिले। इन सभी बैंक खातों के जरिए विदेशों से फंडिंग होती थी, फिर इन पैसों को धर्मांतरण में लगाया जाता था। ज्यादातर पैसे नेपाल के रास्ते फंड किए गए। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के बॉर्डर वाले जिले नवलपरासी, रूपंदेही
और बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए गए थे और इन अकाउंट में धर्म परिवर्तन करने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे जाते थे। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खाते में 34.22 करोड़ रुपए जमा हुए। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खाते में 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा किए गए, जबकि नवीन घनश्याम रोहरा के खाते में करीब 35 करोड़ रुपए विदेश से आए थे, जिनकी जांच अब यूपी एटीएस और ईडी कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण की काली कमाई से जमालुद्दीन और छांगुर बाबा एंड गैंग ने पुणे के लोनावला में भी 16 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी। हालांकि यहां अभी कोई निर्माण नहीं हुआ है। फिलहाल हम लोनावला के इसी पुणे विला इलाके में हैं, जहां पर ये जो प्रॉपर्टी है वो खरीदी गई है। आप देख सकते हो कि हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक नोटिस भी लगाई गई है। फिलहाल ये जो प्रॉपर्टी है यह मोहम्मद अहमद खान, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और गीता देवी इनके नाम पर रजिस्टर है। छांगुर बाबा फिलहाल जेल में है। इधर जांच एजेंसियां छांगुर बाबा के एक एक साम्राज्य को मिट्टी में मिला रही हैं। छांगुर बाबा के गुर्गों को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में छापेमारी हो रही है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी में कांवड़ रूट कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोई जल लाने हरिद्वार जा रहा है तो कोई हरिद्वार से जल लेकर आ रहा है। कांवड़ यात्रा आज से शुरू हुई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उत्तराखंड तक कांवड़ियों के लिए एक लाइन रिजर्व कर दी गई है। कई रूट्स को बंद कर दिया गया है। डायवर्जन है। हरिद्वार में 6000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं और ठीक एक रात पहले, यात्रा शुरू होने से पहले, हरिद्वार और रुड़की में बवाल की भी खबरें आ रही हैं। आखिर क्यों हंगामा हुआ, क्यों जगह जगह से तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। गाड़ियों की आवाजाही के बीच कुछ लोग लाठी डंडे से कार पर हमला कर रहे हैं। कोई लाठी से कार के शीशे पर वार कर उसे तोड़ रहा है। कोई कार के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईंट से वार कर शीशे को तोड़ा जा रहा है। कोई कार के अंदर से लठ के जरिए शीशे को तोड़ रहा है। 10 से 12 लोग हरियाणा नंबर प्लेट की इस कार पर टूट पड़े हैं। गुस्साए लोगों ने कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। फ्रंट मिरर से लेकर बैक मिरर तक को तोड़ दिया गया। कोई लेफ्ट गेट को तोड़ रहा है तो कोई राइट गेट को खींच रहा है। कोई गाड़ी के बोनट पर लठ से वार कर रहा है तो कोई कार के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद के क्रिस्टल वर्ल्ड के पास करीब 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। तोड़फोड़ और मारपीट होती रही। घटना की सूचना पर आनन फानन में हरिद्वार पुलिस पहुंची और मामले को संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्साई भीड़ कार को पूरी तरह से तोड़ चुकी थी। अब ये जान लीजिए कि कार पर अटैक करने वाले लोग कौन थे।
जो लोग कार पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं वो कांवड़िए बताए जा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर से हरिद्वार आए कांवड़ियों का एक ग्रुप जल लेकर लौट रहा था, तभी हाईवे पर हरियाणा नंबर प्लेट की एक कार से टक्कर हो गई और एक कांवड़िए का जल गिर गया। इसके बाद कांवड़िए भड़क गए और कार पर टूट पड़े। कार सवार के साथ मारपीट की गई, कार को भी तोड़-फोड़ कर तहस-नहस कर दिया गया। कार के टूटे हुए शीशे, कार के अंदर मौजूद ईंट के बड़े-बड़े टुकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से कार पर हमला किया गया है। पुलिस गुस्साए कांवड़ियों को समझाती रही कि वो जल मंगवा देगी, लेकिन इसके बाद भी हंगामा होता रहा। इसके बाद हरिद्वार पुलिस भी सख्त हो गई। बीच सड़क पर बवाल हंगामा, मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने वाले 3 कांवड़ियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनके ऊपर सख्त एक्शन की तैयारी है। बवाल सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं हुआ है, बल्कि रुड़की में भी भीड़ ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर अटैक कर दिया। रुड़की में भी कांवड़ खंडित होने पर कांवड़िए इतना भड़क गए कि कार पर अटैक कर दिया। करीब 8 से 10 लोग गाड़ी को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले गाड़ी को पलट दी, वहां पुलिस पहुंच गई और भीड़ को कंट्रोल किया, लेकिन इससे पहले भीड़ गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर चुकी थी। देखिए, कोई बोनट पर चढ़कर फ्रंट मिरर को लाठी से तोड़ रहा है, कोई खिड़की के शीशे पर वार कर रहा है। हंगामा, बवाल और तोड़फोड़ का आरोप कांवड़ियों पर लगा है। कांवड़ियों का आरोप है कि जल लेकर जब वो लौट रहे थे तभी स्कॉर्पियो सवार ने टक्कर मार दी, जिससे कांवड़ खंडित हो गया। कांवड़ खंडित होने की खबर कांवड़ियों के ग्रुप में तेजी से फैली, जिसके बाद कांवड़िए भड़क गए। आक्रोशित कांवड़ियों ने सड़क पर उतरकर न सिर्फ जिला प्रशासन की गाड़ी में तोड़फोड़ की, बल्कि कई निजी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। कांवड़ियों के गुस्से को देखते हुए अब उत्तराखंड पुलिस अलर्ट हो गई है। कांवड़ियों के रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर जल की व्यवस्था की गई है, ताकि कांवड़ खंडित होने पर कोई बवाल न हो और कांवड़ियों को कंट्रोल किया जा सके। कर्नाटक के एक मंदिर में खुले जब दान पेटी तो सबके होश उड़ गए। इतना कैश निकल रहा है कि पैसा बोरे में रखना पड़ रहा है। बेतहाशा नोट गिनने के लिए दर्जन भर लोग लगे हुए हैं। 50, 100, 200 के नोटों का भंडार पड़ा है। कैश इतना है कि नोटों की गड्डियों से बोरे भरे हैं। नोट गिनने के लिए दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारी काम पर लगे हैं। बड़ी सी टेबल नोटों से पूरी तरह लदी हुई है। सिक्कों की तो गिनती ही नहीं है। टेबल पर जगह नहीं बची है। जमीन पर ही पैसे रखकर गिने जा रहे हैं। सिर्फ नोट ही नहीं, सोने चांदी की मूर्तियां और गहने भी रखे हैं। कमरे में मौजूद हर शख्स दान से मिले चढ़ावे को समेटने में लगा है। कई लोग नोटों की गड्डियां बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कैश गिन रहे हैं, तो कोई सोने चांदी के गहनों और मूर्तियों को संभाल रहा है। तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी की हैं। यहां के सर्वदत्ती येलम्मा मंदिर में भक्तों ने ये दान दिया है। ये टेंपल भक्तों में कितना फेमस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब मंदिर की दान पेटी खुली तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना पैसा चढ़ावे में उतरा है कि बोरे में नोटों को भरना पड़ा है। पूरा मंदिर प्रशासन गिनती के लिए लगा हुआ है। पुलिस भी नोटों की गड्डियां बनाने में जुटी है। कैश और गहने का जो भंडार है, ये 1000, 10,000, लाख या 10 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। इस बार सर्वदत्ती येलम्मा मंदिर में कुल 3 करोड़ 81 लाख का दान मिला है, जिसमें 3 करोड़ 39 लाख रुपए कैश हैं, 33 लाख रुपए के सोने के गहने चढ़े हैं, 8.7 किलोग्राम चांदी के आभूषण और मूर्तियां हैं जिनकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब है। साथ ही कई रत्नों और मोतियों के गहने भी चढ़ावे में मिले हैं। मंदिरों के देश भारत में ऐसा दान मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मंदिर में चढ़े दान की सबसे बड़ी बात यह है
कि भक्तों ने ये जो चढ़ावा चढ़ाया है ये कई सालों का नहीं बल्कि महज 3 महीनों का दान है। 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक यानी कि 3 महीने के भीतर 3 करोड़ 81 लाख का रिकॉर्ड दान मिला। पिछले 2 साल के आंकड़े देखें तो ये लगभग 2 गुना चढ़ावा है। 2023 में 1 करोड़ 65 लाख और 2024 में इसी दौरान 1 करोड़ 96 लाख का दान मंदिर को मिला था। उत्तरी कर्नाटक में बसा ये मंदिर देवी रेणुका को समर्पित है। देवी रेणुका परशुराम की मां थी। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार भक्तों ने चढ़ावे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पैसे से मंदिर का विकास काम पूरा किया जाएगा और भक्तों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। आज से सावन की शुरुआत हो गई है, यानी बारिश की असली शुरुआत का महीना। देश के ज्यादातर हिस्से में झमाझम बारिश हो रही है। कहीं कहीं पर मानसून आफत बनकर बरस रहा है। उत्तराखंड हो या फिर महाराष्ट्र, बादल तोड़ बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। मॉनसून में आसमान से जमकर मूसलाधार बारिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दिखती थी वहां पर अब पानी पानी नजर आ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून तांडव मचा रहा है। पहाड़ पर बादल फट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं। यहां के फतेहपुर इलाके में सैलाब के बीच एक महिला फंस गई। कार से जाते वक्त अचानक सैलाब की चपेट में आ गई और महिला पानी के प्रहार में खुद को बचाने की गुहार लगाने लगी। जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। कार सवार महिला को ट्रैक्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि यहां पानी इतना ज्यादा भरा था कि भारी भरकम ट्रैक्टर भी कुछ देर के लिए अटक गया। फतेहपुर का ये पूरा इलाका बारिश के चलते डूबा हुआ है। मंदिर के बाहर सैलाब बह रहा है। घर, मकान, स्कूल सब सैलाब में डूबे हुए हैं। पानी भरने के चलते पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। राजस्थान के चुरू में भी भारी बारिश ने हालात बेकाबू कर दिया है। घर, मकान सब सैलाब की चपेट में है। पानी कई फीट तक भरा हुआ है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। रास्ते बंद करने पड़े हैं। पानी भरने के बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देहरादून में स्टंटबाजी के चक्कर में मौत से सामना हो गया। थार सवार कुछ लोगों ने सोंग नदी की उफनती धार में अपनी गाड़ी उतार दी, जिसके बाद पानी के प्रचंड प्रहार में पूरी गाड़ी फंस गई। पानी का प्रहार इतना तेज था कि काफी दूर तक भारी भरकम थार जीप बहकर निकल गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में मौजूद लोग नशे में थे और मस्ती में अपनी थार गाड़ी को नदी में उतार दिया। यह पूरा मामला देहरादून के रायपुर इलाके का है। माल देवता क्षेत्र में स्टंट करना थार सवारों के लिए खतरनाक हो गया। भारी बारिश के चलते सोंग नदी पहले ही उफान पर थी और उसी के बीच थार गाड़ी चपेट में आ गई। तेज बहाव ने गाड़ी को जकड़ लिया और वो देखते ही देखते बहती चली गई। अब यूपी के बागपत से आई इन तस्वीरों को देखिए। बागपत में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों पर कार और बाइक तैरती नजर आ रही है। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से शहर के मुख्य बाजार समेत कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कार और बाइक तैरती नजर आई। सड़कों का हाल ऐसा हो गया जैसे सड़क नहीं बल्कि तालाब हो। यूपी के इटावा में तेज बारिश के बाद अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया, जिससे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ और छात्राओं से भरी बस 6 फीट गहरे पानी में फंस गई। बस में सवार 24 से अधिक लोग सवार थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया।
एमपी के ग्वालियर रेलवे स्टेशन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। नशे में धुत युवक ने प्लेटफॉर्म पर कार दौड़ा दी और उसके बाद बिल्कुल ट्रेन के बगल में जाकर कार खड़ी कर दी। इसके बाद आरपीएफ ने क्या एक्शन लिया, पूछताछ में शख्स ने प्लेटफॉर्म पर गाड़ी दौड़ाने की वजह क्या बताई, देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन खड़ी है। ट्रेन के ठीक बगल में एक कार खड़ी है, इतने करीब कि अगर ट्रेन चल जाए तो हादसा हो सकता है। कार खड़ी होने की वजह से लोगों को ट्रेन में चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कार सवार अपनी गाड़ी को नहीं हटाता, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लोग ड्राइवर के साथ बहस करने लगे। ड्राइवर नशे में था, किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। इसी दौरान कुछ लोगों ने आरपीएफ से शिकायत की, जिसके बाद आनन फानन में आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचते हैं और पहले गाड़ी को प्लेटफॉर्म से हटवाते हैं। जिस वक्त नितिन ने प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चढ़ाई, उस वक्त भी वो नशे में था। गनीमत ये रही कि गाड़ी अनकंट्रोल नहीं हुई। अगर गाड़ी थोड़ी भी डिसबैलेंस होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। आरपीएफ ने नितिन की गाड़ी को जब्त कर लिया। यूपी में क्राइम को लेकर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पुलिस ऑपरेशन क्लीन जारी है। यूपी में 4 जगहों पर हाफ एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद, मिर्जापुर, रायबरेली, मुजफ्फरपुर में हाफ एनकाउंटर हुआ है। हाफ एनकाउंटर में 7 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने कुल 10 बदमाशों को पकड़ा है। यूपी में बदमाशों के शातिर दिमाग से तेज योगी की पुलिस की बुलेट चल रही है। यूपी में क्राइम करने का मतलब होता है सरेंडर या फिर हाफ एनकाउंटर। यूपी में जो भी कानून को चैलेंज करेगा, कानून को तोड़ेगा, उसका इलाज यूपी पुलिस इसी तरीके से करेगी। बदमाश न तो क्राइम करने के काबिल रहेंगे, न खड़ा होकर चल पाएंगे। जिसे 2 पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे हैं, जो अपने पैरों पर सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जो बिना पुलिस वालों के सहारे चल भी नहीं पा रहा है, इसका नाम दीपक कुमार है। अब पुलिस वाले जिसे पकड़कर ले जा रहे हैं, जिसके दाहिने पैर में पट्टी लगी है, इसका नाम सिराज मियां है। दोनों बदमाशों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के हिंडन पोस्टा पर घेर लिया। आधी रात को बदमाश चोरी की प्लानिंग बना रहे थे। पुलिस ने जब बदमाशों को सरेंडर करने को कहा तो बदमाशों ने गोली चला दी। बदमाशों ने पुलिस वालों पर गोली चलाकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और बदमाश दीपक कुमार और सिराज मियां सीधे जमीन पर आ गए। बदमाश दीपक के दाहिने पैर में पुलिस की गोली जाकर धंस गई। इसके बाद बदमाश भाग नहीं पाया और पुलिस ने धर दबोचा। 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी तो इनका तीसरा साथी करण ने तुरंत सरेंडर कर दिया। पकड़े गए तीनों बदमाश बिहार के रहने वाले हैं। अगस्त 2024 में इंदिरापुरम में एक घड़ी के शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घड़ी के शोरूम में 1 करोड़ रुपए की चोरी को बदमाशों ने अंजाम दिया था। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। गोली तो यूपी के रायबरेली में भी चली है। रात के अंधेरे में पुलिस वाले जिसे टांग कर ले जा रहे हैं, ये बदमाश दीपक त्रिपाठी है। गिरी हुई बाइक, बंदूक, लेडीज पर्स बताने के लिए काफी है कि पुलिस वाले जिसे पकड़कर ले जा रहे हैं, जो लंगड़ा कर चल रहा है, ये एक शातिर बदमाश है। अंधेरा होते ही बदमाश दीपक अपने साथियों के साथ एक शिकार की तलाश में निकल गया। बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से हथियार के बल पर पर्स भी लूट लिया, लेकिन रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र में पुलिस से इनका आमना सामना हो गया। पुलिस ने बदमाशों को रोका तो इन्होंने गोली चला दी। फिर क्या था, पुलिस की सरकारी गोली चली, सीधे बदमाश दीपक के दाहिने पैर में जाकर धंस गई। पुलिस ने बदमाशों से अवैध तमंचा, लूटा गया पर्स और नकदी बरामद की है। पर्स से 5,820 रुपए, दवा का पर्चा और चाबियों का गुच्छा मिला है। 7 जुलाई को बदमाश डलमऊ के घुरावारा में एक महिला से पर्स छीने थे। तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। मिर्जापुर में भी पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और एसओजी की टीम ने जब नशा तस्करों को घेरा तो इन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर दनादन फायरिंग कर दी। इसके बाद जब पुलिस ने मोर्चा संभाला तो सरकारी बुलेट से दोनों बदमाश लंगड़े हो गए। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कॉर्पियो में 2 बदमाश उड़ीसा से गांजा लेकर के मिर्जापुर तरफ आ रहे हैं। इस पर थाना एरोइक पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम द्वारा सुकृत तपोवन मार्ग पर चेकिंग कराई गई।
इस दौरान एक स्कॉर्पियो दिखाई पड़ी, जब उसे रोका गया तो उसने गाड़ी मोड़ के भागना शुरू कर दिया। आगे जाकर एक राखड़ के ढेर में गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंस जाने पर दोनों ही अभियुक्त कूद कर भागने लगे। पुलिस द्वारा उनको लटकाया गया, रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने के लिए से गोली चलाई गई। बदमाशों के पास से 1 क्विंटल गांजा मिला है। दोनों बदमाश यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये नशे की तस्करी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने बदमाशों को लंगड़ा कर दिया है। शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 बदमाशों को घेर लिया। पुलिस से बचने के लिए बदमाश गन्ने के खेत में छिप गए और पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया, जिसमें तीनों बदमाश लंगड़े हो गए। बदमाशों के पास से 3 तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। यूपी में गुनाह करोगे तो बच नहीं पाओगे। पुलिस का मैसेज साफ है, यूपी में रहना है तो क्राइम से तौबा करना होगा, वरना हाफ एनकाउंटर हो सकता है। तमिलनाडु के सेलम में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है। बाइक और कार की इतनी भयानक टक्कर हुई है कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद बाइक चालक का क्या हुआ और जिस गाड़ी से टक्कर हुई उसके ड्राइवर ने किस तरह एक बड़ा हादसा होने से रोक दिया, देखिए रिपोर्ट। गाड़ियां अपनी लेन में चल रही हैं। एक गाड़ी के डैश कैम में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। पुल पर ट्रैफिक नॉर्मल है, लेकिन 26 सेकंड बाद सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक रॉन्ग लेन में आ जाती है। एक से 2 सेकंड में गाड़ी से भीषण टक्कर होती है। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार हवा में उछल जाता है। फिर सिर के बल गाड़ी के बोनट पर गिरता है। उसके बाद गाड़ी के आगे गिरता है। 4 व्हीलर के ड्राइवर की यहां दाद देनी होगी कि उसने गाड़ी को तुरंत रोक दिया, वरना गाड़ी थोड़ी भी आगे बढ़ी होती तो कोई अनहोनी हो सकती थी। जमीन पर गिरने के बाद बाइक सवार युवक खड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उसे बहुत ही गंभीर चोट लगी है। युवक जब तक खड़ा होता है, कई राहगीर युवक के पास पहुंच जाते हैं। एक महिला पानी देती है, युवक हाथ मुंह धोता है। फिर सीधा खड़ा होने के दौरान उसके फेस से लगता है कि उसको भयंकर दर्द हो रहा है। इस भयंकर हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। बाइक के पार्ट्स चूर चूर होकर सड़क पर काफी दूर तक बिखर जाते हैं। तमिलनाडु के सेलम में हुए इस भयंकर एक्सीडेंट के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस एक्सीडेंट से आम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी बाइक या कोई भी गाड़ी चलाए, गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखें, हमेशा अपनी लेन में चलें। अगर आप बाइक चलाने जा रहे हैं तो बिना हेलमेट पहने बाइक ना चलाएं, क्योंकि इस हादसे में बाइक सवार युवक ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। हो सकता है इसे गंभीर चोट ना भी लगी हो, लेकिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बाइक चलाते समय नो हेलमेट नो राइड पॉलिसी अपनाएं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 30,000 लोगों की मौत हेलमेट ना पहनने के चलते हुई, यानी हर दिन औसतन 80 लोगों ने हेलमेट नहीं पहनने के चलते जान गंवाई। यूपी पुलिस ने पैसे का लालच लेकर धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा पर शिकंजा कस दिया है। छांगुर बाबा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बड़ा बयान आया है। यूपी एसटीएफ के पास छांगुर बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अमिताभ यश ने कहा है कि छांगुर बाबा की बेनामी संपत्तियों के बारे में अहम सबूत मिले हैं। पूरे नेटवर्क का जल्द पर्दाफाश होगा, सबूत मौजूद है। जिस तरीके से आप लोग लगातार इस पूरे मामले पे काम कर रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जब टीम पहुंची वहां पर, बताया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, साक्ष्य वहां से इकट्ठा किए हैं। जिस बात को आप लोग कह रहे थे वो चीज़ें बलरामपुर में मिलना शुरू हो गई हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच एटीएस कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो 2 गिरफ्तार अभियुक्त छांगुर बाबा और नीतू का पुलिस कस्टडी रिमांड एटीएस ने लिया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उस पूछताछ से संबंधित बरामदगी और घटनास्थल निरीक्षण के लिए एटीएस की टीम गई हुई है
और दोनों अभियुक्त साथ में हैं और उम्मीद है कि इससे छांगुर बाबा के खिलाफ और भी एविडेंसेस निकल के आएंगे, उनकी और प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई होंगी और साथ ही इनके नेटवर्क का खुलासा होगा। सर, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि ये लोग उन लोगों को बहुत डरा देते थे, धमका देते थे जो इनके खिलाफ गवाही देने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार जो पूरा मामला एसटीएफ ने जांच किया, एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो विदेशी तार निकल के सामने आ रहा है जिसमें 200 करोड़ रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन की भी बात भी सामने आ रही है, ये कितना ज़्यादा अलार्मिंग है सर कि छोटा सा छांगुर बाबा एकाएक इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि पूरे बलरामपुर में उसकी धमक हो जाती है? ये फिनोमेना एकाएक नहीं हुआ है। पहले छांगुर बाबा मज़ारों आदि पर अंगूठी बेचने का काम करता था और इस तरह की मायावी अंगूठियां बेची जाती हैं वल्नरेबल सेक्शंस को, तो ये समझ गया कि किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, खास करके जो गरीब पीड़ित लोग हैं जिनको और कहीं से मदद ना मिल रही हो। उसने इसी अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके पहले वो एक पीर बाबा बन गया और लोगों की समस्याएं सुलझाने लगा। उस क्षेत्र के लोग वहाँ आने लगे, खास करके जो समस्या में होते थे, और धीरे धीरे इसने अपने आप को लोकली इसने एज पीर बाबा सेल किया और बाहर के देशों में इसने इस्लाम को बचाने वाले और इस्लाम को प्रोपेगेट करने वाले एक प्रीचर के रूप में प्रेजेंट किया और इस बेसिस पर ये बाहर से काफ़ी धन प्राप्त करता रहा। जनपद में और उसके बलरामपुर जनपद में और उसके आसपास के लोगों को ये एंटाइज करके इसने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम बनाया। पहले कुछ लोग कन्वर्ट हुए, उनके माध्यम से फिर कन्वर्जन्स होने लगे।